and welcome to Roads and Travel by Ink That Matters. This is Shireen Ishan और आज हमारे खास मेहमान हैं मिस श्रुति नागवंशी जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। वो एक जानी मानी हस्ती हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी ले चुकी हैं। वो विमेन और चाइल्ड राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, इफ आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, और दलित और माइनॉरिटी राइट्स के लिए वो उनके लिए लड़ाई लड़ती हैं। और उनके हस्बैंड भी एक जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट है जो कि हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, मिस्टर लेनिन। तो वेलकम मैम, वेलकम टू द शो। हम बहुत 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 ऑनर्ड हैं कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू। Okay, to begin with, about Miss Shruti Nagvanshi, I would like to give a small introduction. Miss Shruti Nagvanshi is a women and child rights activist, as I told you before, and she is one of the founding members of the People's Vigilance Committee on Human Rights and founder of Savitri Bai Phule Mahila Panchayat, that is a women's forum. And she's also worked with a lot of minorities in India. And about her recognition, there is a long list. मिस श्रुति नागवंशी यूथ की आवाज की जूरी मेंबर हैं और वो करमवीर चक्र ले चुकी हैं और वो इतने सारे अवार्ड लिस्ट एक्चुअली मैंने लिख के रखे हैं अभी। वो टॉप 100 वुमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया की अवार्डी भी रह चुकी हैं। और वेलकम अगेन मैम, क्योंकि हमारे ऑडियंस को जानना था कि आप एक्चुअली क्या करती हैं। और इस शो में अभी मैंने जब आपको बुलाया था कि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका इंट्रोडक्शन दूं मैं, तो इसीलिए मैंने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था। ओके मैम, सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। आज जब होली है तो हम आज शो रखा है, तो होली की शुभकामनाएं आपको और सारे व्यूअर्स को भी। मेरी तरफ से भी सबको शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। मैम, अभी आप एक्चुअली एक सोशल एक्टिविस्ट, एक फुल टाइम सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप हमेशा से ही सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहती थी या कभी आपने कुछ ऐसा हुआ कि आपको सोशल एक्टिविज्म में आना पड़ा, या कुछ किसी की मदद करने के लिए आपने सोशल एक्टिविज्म लिया? क्या इसका बैकग्राउंड क्या है मैम? आपने सोशल एक्टिविज्म कैसे चुना कि मुझे यही करना? बहुत छोटी सी बात है। कुछ अपना रुझान था, क्योंकि मेरा जहाँ मायका है वो बनारस का जो प्रसिद्ध गंगा घाट है, दशाश्वमेध घाट, और दुनिया भर में लोग उधर आते हैं टूरिज्म के लिए और रिचुअल्स के लिए। उसी के करीब में मेरा मायका पड़ता है। और बेगिंग, जिस तरह रिचुअल और सब इंसेंट चीजें उससे जुड़ी हैं, उसी तरह बेगिंग भी बहुत खुलेआम हम लोग देखते हैं, और आज के समय में भी वो चीज है। तो कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे और घाट पे जाया करते थे, कभी कभी अकेले भी जाना होता था, क्योंकि जो बच्चा बालमन होता है बहुत, वो एक्सप्लोर करना चाहता है चीजों को। तो उस समय जो स्थितियां ऐसे कमजोर लोगों की दिखती थी, वो मेरे को, अगर ये एक बनाई हुई कहानी नहीं है, लगेगा लोगों को कि ये एक इमोशन बना के बता रही है, लेकिन उस समय मेरे को सचमुच बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो खुद डिपेंड है अपने बड़ों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करने का, और ये गॉड को भी मैं बोलती थी कि ये दो तरह का जीवन कैसा है। हम लोगों का तो इतना अच्छा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, पर दूसरे लोगों को हाथ फैलाना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है इस तरह की चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, और वो इस तरह हर मौसम में सड़क पे आके बैठे। तो कहीं ना कहीं वो था। लेकिन
इस तरह बड़े होते गए और जो आपस में शेयरिंग अपने अगल बगल के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, वो हमेशा शेयरिंग का भावना था। जो भी चीजें थी उसको हम शेयर करते थे और कई बार घर में उसके वजह से डांट भी पड़ती थी क्योंकि नहीं चाहते वो कि हम जो जो मेरे लिए है वो हम शेयर कर लें। पेरेंट्स कई बार टोकते हैं इन बातों के लिए, तो वो चीजें थी। लेकिन इसी के बाद में जब ग्रेजुएशन के समय में मेरी शादी हुई, वो समय मेरे लिए अच्छा था क्योंकि एक अभी मैं सोचती रहती हूँ कि कई बारी मैं जिस कम्युनिटी में काम करती हूँ तो लड़कियां जो कमजोर तबके से आती हैं और पढ़ाई लिखाई जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहता, उनको शादी की बड़ी जल्दी रहती है। ये एक सच्चाई है क्योंकि उनको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है किसी बात के लिए, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग उनके पास नहीं है क्योंकि शुरू से उनका एजुकेशन वीक है। लगभग वैसी मेरी स्थिति थी कि मेरे को लग रहा था कि शादी के बाद इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी क्योंकि आपके पास टोका टाकी कम होगा और एक ही पर्सन होगा जिसका दखल होगा आपकी लाइफ में, बाकी लोग नहीं दखल करेंगे। तो मेरे लिए वो अच्छा था कि मेरी शादी हुई और अच्छा रहा कि मेरा लाइफ पार्टनर भी इसी तरीके के नेचर का था कि मेरे लिए एक ऐसा माहौल मिल गया अपने घर में। और मेरे ससुराल के लोग भी लेफ्ट थॉट से प्रभावित थे, मेरे फादर इन लॉ। तो घर का माहौल भी इस तरीके का था कि इन चीजों के लिए मेरे लिए एक आजादी मिल गई और एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि अब हम खुल के चीजों को कर सकते हैं, जो चीज चाहते थे वो कर सकते हैं। तो आपको बचपन से ही ये भावना थी कि आपको सोशल एक्टिविस्ट बनना है? मुझे लगा था कि आप बड़े होके बाद में आपको ये ख्याल आया कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए। आपको तो बचपन से ही यही बनना था, आपका क्लियर था आपका कॉन्सेप्ट कि आपको यही करना था और आपको ऐसा लाइफ पार्टनर भी मिलना। एक्टिविस्ट बनना है नहीं बनना है ये पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि अपने पास जितनी भी क्षमता है वो किसी की हेल्प करनी है। और वो मैं अपनी क्षमता अनुसार तब भी करती थी जब हम खुद डिपेंड थे। तो इतना पता था, पर वो लाइफ पार्टनर के साथ आने के बाद वो धीरे धीरे ऐसा कुछ माहौल बनता गया, हम लोगों का कामकाज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि अब तो कुछ भी नहीं सोच सकते। अब यही जीवन का हिस्सा हो गया है मरने तक। अरे वाह मैम, आप तो एक प्रेरणा हो सारे वुमेन के लिए। एक्चुअली जो भी ये शो देख रही होंगी या देखेंगी बाद में जब ये यूट्यूब पे हम डालेंगे, आप एक एक्चुअली एक प्रेरणा हो कि शादी के बाद भी आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। अगर आप में वो क्षमता हो तो आप जरूर वो कर सकते हो। पर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी मैम कि विमेन महिला को जनरली कोई भी काम करने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। बस कौन सा भी काम ऐसे इजी नहीं होता है, जैसे इवन ऑफिस भी जाना पड़े या पढ़ाई भी करना पड़े। आप तो उन सबसे आगे जाके आप तो एक्टिविस्ट बन गई, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कैसे कैसे चैलेंजेस आपको देखने पड़े लाइफ में, जो कि आपको पाना था, जो भी आप अभी कर रहे हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस आपने फेस? चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे क्योंकि अगर आप महिला के रूप में आपका जन्म होता है तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले 100 साल में भी वो चैलेंजेस रहेंगे जरूर। स्थितियां बदली हैं। जो हमारे ग्रैंड मदर, 4 ग्रैंड मदर थे, उनके समय से आज हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट मिल रहा है। लेकिन अभी भी समय लगेगा क्योंकि महिला के रूप में जन्म होने के साथ ही आप रिस्ट्रिक्टेड लाइफ के लिए आपको तैयार किया जाता है और दिमाग एकदम कुंद हो जाता है कि आप बहुत दूर तक नहीं सोच सकते, बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते। आपको टाइम टू टाइम रोकेंगे सोसाइटी के लोग और आपके अगल बगल जो लोग हैं, जो भी आपके वो रिलेशन में आते हैं, वो आपको टोकेंगे हर समय कि आपका लिमिटेशन ये है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे एज ए वीमेन। और एजुकेशन का भी चैलेंज था क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से ऑडियंस के साथ बातचीत करूं और अपने आप को शेयर करूं, मुझे उसमें झिझक नहीं है।
क्योंकि मेरी जैसी बहुत सी और भी लड़कियां होंगी, औरतें होंगी, जो मुझे लगता है कि अगर वो मेरी स्टोरी को सुन के और वहां से निकल पाती हैं तो वो अच्छी चीज है कि जितना इंडिपेंडेंसी अभी था वो उस चीज के लिए बचपन से तैयार नहीं किया गया था। पढ़ाई इसलिए पढ़ाई कराई गई थी कि आपको एक अच्छा पति मिलेगा। अगर आप अच्छा पढ़ते नहीं हो तो आपकी अच्छी शादी नहीं हो पाएगी। ये सच्चाई थी। और अभी भी वो स्थिति अगर रूरल एरिया में देखें तो वो स्थिति बदली नहीं है। लड़कियां बहुत सारी अब साइकिल से आप रूरल एरिया में आएंगे या इंटीरियर में जाएंगे तो आपको पढ़ती हुई दिखेंगी, मगर किसी को पूछो उसका कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि उसके साथ इस तरह का कोई बातचीत नहीं होता, कोई माहौल नहीं उसको दिया जाता। तो सबको शादी के लिए पढ़ना है। और मेरे साथ और अलग बात थी कि मेरे फादर को नहीं पढ़ने देना था। मेरी माँ स्ट्रगल करके, मैंने शादी के इंटरमीडिएट के बाद मेरी शादी हो गई, तो इंटरमीडिएट तक की जो पढ़ाई थी वो मेरी माँ की वजह से हुई। मेरी माँ क्लास 5th तक ही पढ़ी थी, लेकिन उसको मालूम था कि पढ़ाई से ही इंडिपेंडेंसी आती है, आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने दिमाग से, आप दूसरे पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब मेरे मदर और फादर में फाइट नहीं होता था। ओरल फाइट, और कभी कभी वो फादर की तरफ से बहुत गंदा इस तरीके की चीजें भी हो जाती थी। हालांकि वो बहुत पूजा पाठ और देवी देवता, मतलब जो आपकी गॉडेस हैं उनके ऊपर बहुत बिलीव और सब चीजें थी, लेकिन हम लोग हमेशा दो तरह के चीजों में जीते हैं। तो अपने लिए कुछ और लेकिन अपनी बीबी के लिए कुछ। तो ये सब चीजें वो देखते देखते बड़े हुए, और ये अच्छा है कि अगर वो देखते देखते बड़े हुए तो अभी मैं दूसरी औरतों का दर्द बड़ी जल्दी समझती हूँ, क्योंकि अपने घर में देखा था बचपन से वो चीजें कि औरत को कितना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो चीजें थी। एजुकेशन एक बहुत लिमिटेड उसमें हो पाई। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि ससुराल में आने के बाद मेरे को एक लिबर्टी तो मिली, अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, जहाँ पे आपको फ्रीडम थी सोचने की, समझने की, बराबर के साथ निकल के काम करने की, वो सब चीजें थी। लेकिन बार बार मेरी एजुकेशन मेरे को थोड़ा लिमिटाइज कर देता था। तो वो एक चैलेंज था। और अगर हमारा दिमाग खुला हो, हम किसी चीज से डरते नहीं हो, तो हमको नहीं लगता कि हम किसी चुनौती को पार नहीं कर सकते। और मेरे लिए प्लस हो गया था कि मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा था, ससुराल के लोग भी, उतना बुरा स्थिति नहीं था कि आप काम के लिए रोकते थे। अगर मैं आज के कॉन्सिक्वेंसेस में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक था, इतना भी बुरा नहीं था कि मैं उसको अभी कहूँ और जिक्र करूं कि नहीं नहीं बहुत दिक्कत हुई। तो अगर किसी को बोलना है तो मैं एजुकेशन को ही बोलूंगी। और लड़कियों की एजुकेशन, लड़कों के एजुकेशन पे सब ध्यान देते हैं, पर लड़कियों के एजुकेशन पे केवल शादी करने के लिए नहीं पढ़ाना, बल्कि उसको एक काबिलियत देने के लिए पढ़ाना, ये ध्यान होना चाहिए। और अभी भी इंटीरियर में वो ध्यान पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, और अगर दे रही हैं तो माएँ दे रही हैं, फादर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ फादर लड़कों के लिए भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं इंटीरियर में, जहाँ पे हाई क्लास सोसाइटी है, लोग एजुकेशन के महत्व को समझते हैं, वहां पे तो चीजें ठीक है। पर अभी भी कुछ जगहों पे बहुत प्रॉब्लम है। मैम, अभी आप बोल रही थी कि इंटीरियर्स में ये सारे राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो कि महिला के राइट्स हैं, उन सब में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, जो कि महिला अच्छी तरह से उनके राइट्स एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं। तो आप जहाँ से बिलोंग करती हैं वहां पे भी इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होते होंगे। आप वाराणसी से हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे भी इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होते होंगे। तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट होते हुए वहां पे किस तरह के अवेयरनेस क्रिएट करती हैं ताकि महिला आगे आए और खुले विचार के या खुले सोच के रहें, कि पुरुष भी क्योंकि वो भी रहते हैं उनके साथ, तो उनका सपोर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि महिला का जो भी वो करना चाह रही हैं।
तो आप किस तरह के अवेयरनेस क्रिएट करती हैं जो कि उनके अंदर एक बदलाव पैदा कर सके? बिल्कुल हम लोग जो फोक स्कूल हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो आपने कहा कि पुरुषों को भी अवेयर करना जरूरी है, और ये चीज हम लोग ने सीखा अपने काम के दौरान कि अगर हम केवल महिलाओं को, लड़कियों को चीजें बता के आते हैं, बहुत अच्छी चीजें बताए, मगर उनको ये लिबर्टी कौन देगा फैमिली के अंदर कि हाँ ये राइट्स है, और वो जो सोसाइटी में एक फियर है, रिस्ट्रिक्शन है, उससे निकलने कौन देगा? वो उसके घर का पिता, पति, उसका बेटा, उन सब का कंट्रोल होता है। तो हम लोग दोनों को साथ बिताते हैं। कई बार जब इनिशियल स्टेज होता है उस कम्युनिटी में, उस विलेज में, तो शुरुआत अकेले अकेले करते हैं, क्योंकि हमें समझना भी जरूरी होता है कि लोगों का सोच कैसा है, कैसे वो चीजों को ले रहे हैं। अगर हम लोग फोक स्कूल के माध्यम से अवेयरनेस बिल्डिंग करते हैं, जहां पहले उनको सुनते हैं कि वो क्या चाहते हैं और वो कैसे सोच रहे हैं, उनका सराउंडिंग एरिया में क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि लोगों को कुछ भी नहीं पता है, पता है, लेकिन लोग कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे उस राइट्स को एसेसिबल करना है, अपनी लाइफ में प्राप्त करना है, उसका मेथड लोगों को नहीं पता। क्योंकि जो पावर स्ट्रक्चर है, और जो वो अपने तौर तरीकों को उसी तरीके से बना के रखना चाहता है। कोई भी पावर में अगर ऊपर बैठा है तो क्यों अपने पावर को छोड़ना चाहेगा? तो वो तो इस तरीके के हर्डल पैदा करेंगे, ताकि वो चाहे फिर वो घर में पति हो या सोसाइटी में कोई पावरफुल अपर कास्ट मैन हो, कोई दबंग आदमी हो, या फिर अगर हम गवर्नमेंट में भी लें, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लें, कि अगर कोई क्यों चाहेगा कि हमको ज्यादा काम करना पड़े, ज्यादा लोग इक्वल पोजीशन में आ जाएं और सब कुछ ऐसे चले। तो रूल करने वाला हमेशा रूल करना चाहता है, वो चाहे किसी भी चेहरे में हो। तो हम लोग उनको पहले समझते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ प्लान करते हैं, वहां की रिपोर्ट्स आती है, और फिर प्लान करते हैं हम लोग कि उनको स्टेप बाय स्टेप कौन से अधिकार के बारे में हमको फोक स्कूल प्लान करना है। तो इस तरीके से करके हम लोग, पुलिस टॉर्चर है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे हम मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बीच में हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, मुसहर कम्युनिटी, तो वहां पे बॉन्डेड लेबर से वो लोग परेशान है, उनको बॉन्डेड लेबर सिस्टम में अपनी लाइफ सरवाइव करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों को जैसे जैसे वहां से चीजें निकल के आती है, उनकी जरूरत को समझते हुए, फिर हम स्लोली अलग अलग फोक स्कूल करके उनके साथ इन चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं, अवेयरनेस बिल्डिंग करते हैं, और उसमें बिल्कुल हम लोग आईसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ा जॉयफुल हो, अट्रैक्टिव हो, कि कई बार सामने वाली कम्युनिटी बिल्कुल लिटरेट नहीं होती, हम उसको लिखी हुई लीफलेट पंपलेट जाके बताया है, और लोग एजुकेटेड नहीं है, तो एक ही बार के बातचीत और डिस्कशन में वो उसी तरीके से ग्रैप्स नहीं कर पाते चीजों को जो आप एक्चुअली बताना चाहते हैं, तो उनको टाइम लगता है। तो बार बार उनके साथ डिस्कशन करके, मीटिंग करके, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, कभी डोर टू डोर, किसी के साथ अगर टॉर्चर का इशू है तो उसको अकेले में बैठ के बातचीत करके, उसको काउंसलिंग करके, इन चीजों के सपोर्ट से हम लोग लोगों में चेंजेस लाने का और अवेयरनेस जनरेट करने का काम कर रहे हैं, और साथ साथ में उनको लीगल सपोर्ट देने का भी काम। कि जब भी अवेयरनेस हो गया तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत है, ये चैलेंज है, डोमेस्टिक वायलेंस है, या बॉन्डेड लेबर का केस है, या कभी पुलिस टॉर्चर का केस है, तो फिर उनको फिर हम लोग लीगल सपोर्ट देने का, मेटा लीगल सपोर्ट देने का काम करते हैं। That's wonderful, मैम, that's wonderful. अब जब आपने कहा कि आप दलित लोगों के साथ या बॉन्डेड लेबर के साथ या डोमेस्टिक वायलेंस के साथ काम करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिशियंस, इन सबका कुछ ना कुछ ताल्लुक तो होता ही होगा। तो इन सबका आप पे कैसा प्रभाव पड़ता है? कैसा आपको आपके काम में दखल आता है? कैसा आपको कैसे आप इन सबको हैंडल करते हो एक्चुअली?
क्योंकि जरूर ऐसा कुछ हम जब कभी भी कोई अच्छा काम करने जाएं तो ऐसा कुछ तो होता ही होता है। तो आप एज अ वुमेन कैसे ये सब हैंडल करते हो और कैसे तरीके के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं? बहुत चैलेंजेस आते हैं। कई बारी हम लोगों के साथ भी इस तरह का हुआ कि अगर हम लोग जैसे मनरेगा में सोशल ऑडिट का विधान है कि आपको साल भर कम्युनिटी जो लेबर है वो सरकार से डिमांड करेंगे 100 डेज का काम, और उसके बाद सोशल ऑडिट कर होगा उसका उस गांव के लोगों के साथ, पंचायत के साथ, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएंगे। तो इस तरह मैं एक इंसिडेंट बता रही हूँ कि उस इसी तरह के सिचुएशन में मैं फंस गई। और चूंकि बगलिंग है तो लोग नहीं चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन भी कई बार नहीं चाहता, जो प्रधान बैठे हैं वो नहीं चाहते कि चीजें पब्लिक हो, लोग पूरी चीजों को जाने, क्योंकि उनको अपना सिस्टम मेंटेन करके रखना है। तो इस तरह की चीजें हुई कि कुछ इस तरह लड़ाई झगड़ा करके और लोगों ने मार दिया। और इस तरीके का हमारे एक्टिविस्ट जो हमारे इंटीरियर में काम कर रहे हैं उनके साथ पुलिस उनको फर्जी केस में फंसा देना, उनका पीछा करना, उनको धमकी देना, या जैसे लेडीज हैं तो उनको गलत तरीके की अफवाहें उड़ाना कि ये तो जो आजाद ख्याल की लेडी है या वो सपोर्ट कर रही है तो उसको उसका कहेंगे चरित्र हनन, कैरेक्टर डिफर्मेशन करना। तो इस तरह के अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी चैलेंज आता है कि जब हम पुलिस के साथ ऐसे सर्वाइवर्स को लेकर के हमारी टीम जाती है या कभी हम भी जाते हैं तो बहुत चीजें होती है। कई बार ये होता है कि चेहरा देखते हैं, अगर मैं गई तो चीजें कम लेवल पे होंगी, एक्टिविस्ट जाएंगे तो उनको ज्यादा हैरेस किया जाएगा, ज्यादा करके ये कि आप केस लड़के क्या करोगे, अभी ये चैलेंज आएगा, तुम केस लड़ कैसे पाओगे। तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि अभी ये क्या है कि एक तरफ गवर्नमेंट अपना बहुत अच्छा चेहरा दिखा रहा है और यूएन में और सब जगह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको पीरियोडिक रिव्यू करना है, अपने गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना है, तरह तरह के कानून बन रहे हैं, नए कानून बन रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अवेयरनेस किया जा रहा है। अगर अखबार हम लोग देखें डेली का फुल पेज एडवर्टीजमेंट रहता है गवर्नमेंट की स्कीम्स का, मगर जब उसी राइट्स को अवेल करने कम्युनिटी जाती है तो उनको लगातार हैरेस करने की घटनाएं सामने आती हैं। और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं या एक्टिविस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, तो केवल हमारी संस्था नहीं दूसरे लोगों के साथ भी होता है। तो कई बार लोग वो जो प्रेशर को झेल नहीं पाते तो वो थोड़ा हाइड हो जाते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी इस तरीके का, क्योंकि अपने आप को फिर क्या जवाब देंगे कि हमने लोगों को तैयार किया कि अभी ये आपका राइट्स है और ये राइट्स हमको इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास मिलेगा, उसको उसके पास कंप्लेन करना होगा, ये चीजें होंगी। और अभी फिर वो उम्मीद लेके जाए, हमने एक उम्मीद की किरण उनके दिमाग में उनके दिल में पैदा की, और जब वो हरेसमेंट होता है तो वो पता चले कि वो वापस, तो हम लोग बराबर फॉलो अप करते हैं। और जो ऊपर की अथॉरिटी है, ह्यूमन राइट कमीशन है, विमेन कमीशन है, अगर चिल्ड्रन के इशू हैं तो चिल्ड्रन कमीशन है, इन सब जगहों पे उन चीजों को पहुंचाते हैं कि ग्रास रूट पे ये इंसिडेंट चल रहा है या ये सर्वाइवर है उसके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि लॉ ऐसा बोलता है। तो कई बार टाइम लगता है, लेकिन वो चीजें राइट्स को लोग पाते हैं और उम्मीद की किरण जगती है। और ये देखते हैं, इसी काम को हम लोग ने देखा कि हमारे बहुत सारे सैकड़ों गांव ऐसे हो गए हैं जहां पे अब हमारी जरूरत, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत, हमारे एक्टिविस्टों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग धीरे धीरे सीखते हुए खुद तैयार हो गए हैं और अब वो दूसरों को बताते हैं। जरूर अभी भी वो इनलिटरेट है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में जहां हमने जैसी एनर्जी लगाई, अपना ह्यूमन पावर लगाया और जिस तरीके से प्रोग्राम को लेके गए,
अगर बहुत जल्दी जल्दी गए तो लोग तैयार हो गए हैं और लोग अब लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही है कि कई बारी अब लोग भी बोलते हैं कि अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी आप दूसरा गांव देखिए, क्योंकि उनके उनके भी रिलेशन में जो भी गांव है, अगर मुसर कम्युनिटी है उनका दूसरा गांव में भी उनके रिलेटिव हैं, वो शेयर करते हैं हम लोगों को कि अभी वहां पे सपोर्ट की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो इस तरह से हमारा नेटवर्क भी उनके माध्यम से बहुत आगे जाता है और लोगों को हम लोग ज्यादा लेवल पे सपोर्ट कर पाते हैं। इट्स वेरी नाइस मैम कि आप दूसरों को प्रेरणा देके उनका होप बन सके ताकि वो लोग आपका काम आगे बढ़ा सक रहे हैं, वो एक एक्चुअली एक बड़ी बात है अपने आप में। अभी आपने जो कहा कि जो हरासमेंट होती है, जो कि आप अगर किसी की मदद करने जाते हो कि पुलिस की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से, किसी जो भी पावर में है उसकी तरफ से हरासमेंट होती है, ऐसे तो आपने कई सारे इंस्टेंसेस देखे होंगे आपके ये सोशल एक्टिविस्ट लाइफ में हरासमेंट की। आपने कभी भी सोचा है कि अभी बस क्यों ये सब मैं झेलूं, कि क्यों मैं ये सब करूं, मैं बस अपना काम देखूं या मैं बस मेरा सेफ्टी देखूं या मेरा फैमिली का सेफ्टी देखूं, ऐसा कभी आपने सोचा है कि ऐसा ख्याल भी आपको आया है कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अच्छा है कि अभी आप करीब 15 साल बाद ये सवाल पूछ रहे हैं। 15 साल पहले इस तरह का इंसिडेंट हुआ था जब मेरे लाइफ पार्टनर को जान से मार देने की धमकी हुई। उसके 5 साल बाद फिर बेटे के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसे भाई ध्यान रखो, नहीं फिर तुम समझ सकते हो। लेकिन तब भी मुझे डर नहीं लगा और अभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि जो हमने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया है कि ये हम करेंगे। और जब भी कोई काम शुरू करता है उसमें वो बहुत ज्यादा नहीं जानता इनिशियल स्टेज में, लेकिन आज तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चीजों को जानते समझते हैं और अपना भी एक नेटवर्क है, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के लिए भी लॉ है और चीजें हैं और एक सपोर्ट मैकेनिज्म है। तो फिर डरने की जरूरत वैसे भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जवाबदारी है। जब उससे एक आपको तारीफ मिल रही है, आप काम कर रहे हैं और तारीफ मिल रही है या अवार्ड मिल रहा है, तभी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर धमकी मिलेगा जब हम अपना मुंह मोड़ लें लोगों की तरफ से, तो वो बात ठीक नहीं है। और हमने ये देखा कि जब भी इस तरीके का कभी कई बारी लाइफ में ऐसा हुआ है कि लोगों ने धमकी दी, चीजें करी, तो अब तो ये देखते हैं कि कम्युनिटी के लोग हम लोगों को मिलने आते हैं। और अगर जैसे उनको पता चला कि वहां पे इस तरह का लोगों ने मार दिया उनको, तो वो बकायदे उनके पास खुद कुछ खाने पीने का, शाम के खाने पीने का नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आएंगे कि अभी उनको देखने जा रहे हैं, उनको चोट लग गई है तो फ्रूट लेके चलते हैं, जैसा हम लोग अपने सोसाइटी में करते हैं। मेरे को बड़ा ताजुब होता है और ये इमोशन और उनका प्यार देख के ये लगता है कि कभी इस काम को नहीं छोड़ना है। और बिल्कुल वो अलग बात है कि हम अपना सेफ्टी मैकेनिज्म जरूर बना के रखेंगे कि जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के लिए चीजें क्या है उसके बारे में ज्यादा सीख समझ के और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करेंगे। क्योंकि जब एक ये भी है ना कि अगर हम रॉबिन हुड बनना चाहते हैं, हम लोग ने ये भी सीखा अपने कामकाज में कि अगर हम रॉबिन हुड बनना चाहते हैं तो एक रॉबिन हुड को खत्म करना आसान है। जो पावर स्ट्रक्चर में आदमी बैठा है, वो जो भी, वो चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा आदमी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल एरिया से आता हो, हर तरफ के लोगों की धमकी हम लोगों को मिली और तरह तरह के इंसिडेंट, अगर मैं इंसिडेंट अभी नहीं गिनाना चाहती, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हम लोगों के साथ। तो कभी भी मुझे ये लगता है कि अगर हम केवल अकेले रॉबिन हुड बनेंगे तो हमको खत्म करना आसान है, लेकिन जब हम लोगों को ये सिखाएंगे और सारे लोग एक मानवाधिकार की समझ रखते हैं और उसके ऊपर बात करने लगे, अपने
राइट्स को पाने के लिए उनके अंदर ललक पैदा हो जाए, उनकी आंखों में जो मुर्दा आंखें थी उनमें एक चमक अगर पैदा हो जाती है तो वो चमक से लोग डरते हैं। तो वो चमक हम लोग ने देखा कि हम लोग ने सैकड़ों गांव में लोगों के आंखों में वो चमक पैदा कर पाए। जरूर जो बड़े लोग हैं वो अभी पढ़ नहीं पाए क्योंकि वो 30 साल 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनको काम करना है और उनके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, उनका अपना लाइफ चलाने के लिए बहुत कठिन है। लेकिन उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चीज हम उनको समझा पाए कि देखो तुम नहीं पढ़े हो इसीलिए तुम्हारे चैलेंजेस दूसरे लोगों से ज्यादा है, इसलिए अपने नहीं पढ़ पाए इसलिए बच्चों को पढ़ने दो। लेकिन राइट्स के बारे में उनकी एक समझ जो बन गई और जो अब प्राप्त करने लगे तो उससे जो उनका पूरा गांव का सिनेरियो बदला, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था वो डिस्क्रिमिनेशन जब धीरे धीरे कम हुआ, लोगों कानून का सहारा मिला, पुलिस का सहारा मिला, क्योंकि पुलिस भी कानून के ऊपर नहीं है। तो पुलिस का जब सपोर्ट मिला, लोगों की सोच बदली उस एरिया में। ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे ही लोग हैं, जो अच्छे लोगों को हम लोग उनके साथ खड़ा किए और उनके साथ एक तालमेल बिठाए, तो उससे जो लोगों के आंखों में चमक पैदा हुई, उस चमक से लोग डरते हैं। और लोग अपनी मैं ये नहीं कहूंगी कि हम किसी को डराना चाहते हैं, हम अपनी लिमिट को, उनकी लिमिट को ध्यान रखना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं कि भाई आपकी लिमिट यहां तक है, उसके आगे नहीं है। अभी ये आपका ह्यूमन राइट है, अभी वो उसका ह्यूमन राइट है, तो सबको जीने का हक है। तो उस तरीके से हम लोग ने देखा कि इससे हमारा काम भी आसान हुआ। और वही जो मैं पीछे बता रही थी कि लोग अब लोगों को जोड़ रहे हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो लोगों को जोड़ रहे हैं। और इस तरीके से हमारे काम का दायरा भी बहुत विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, तो आपको उन लोगों से भी प्रेरणा मिल रही है जो आपके काम को बढ़ा रहे हैं, आपका काम आपकी तरफ से कर रहे हैं, तो वो लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और आप उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। वो एक्चुअली एक गिव एंड टेक की तरह है। यहाँ पे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि आपके काम से बहुत ही प्रभावित हैं। वो ना सरवणन बोल रहे हैं वेरी वेल सेड मैम, और शिव कुमार बोल रहे हैं केम टू लाइव मैम, वेरी थैंक्स। ओके, अर्चिता बोल रहे हैं वाओ इंस्पायरिंग वर्क, पावरफुल वुमेन लाइक यू इंस्पायर अस टू ऑलवेज स्पीक अप, वुड लव टू कनेक्ट विद यू। आपके बहुत सारे फैंस हैं लगता है मैम। मैसेज पे मैसेज डाले जा रहे हैं। मुझे एक्चुअली मैं आपकी बात सुन रही थी तो मैसेज आपको पढ़ा नहीं पाई, तो अभी मैंने क्लिक किया हुआ है। और लेनिन जी ने भी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, उन्होंने भी एक मैसेज छोड़ा है यहाँ पे। ओके मैम, आप इतने कॉन्फिडेंटली और इतने डट के आप बोल रही हैं कि कैसे कैसे हरासमेंट्स आते हैं, कैसे आते हैं, वो आपको इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आप लेते हो? ओके, आपके जो एक्टिविस्ट लोग हैं या जिनको भी आप प्रेरणा दे रहे हैं, वो आपको इंटर्न प्रेरित कर रहे हैं, फिर भी आपको ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिलता है जो कि आप इतने सारे हरासमेंट, इतने सारे लोग जो आपके अगेंस्ट बोलते हैं या अगेंस्ट कुछ भी करते हैं, इन सबको टैकल करने की स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिलती है? स्ट्रेंथ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बहुत ही सुंदर है और अच्छा है, जो लोगों को हर तरीके से बराबर होने का एक मौका देता है। तो अगर देखिए, अगर ये इस तरह का सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता तो बहुत सारी चीजें हमारे हक में नहीं होती है, हम उस तरीके से कामकाज नहीं कर पाते और हर्डल ज्यादा होते। तो अभी कुछ भी होता है तो आप कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है और कॉन्स्टिट्यूशन से ही लॉ बना है, तो हमारा लॉ ऐसा है। जो लॉ नहीं है, नहीं, अगर जब हम लोग काम शुरू किए तो बहुत सारे कानून नहीं थे, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून नहीं था, शिक्षा अधिकार कानून भी नहीं था, मनरेगा का भी कानून नहीं था। ये सब हम लोग काम काज शुरू किए, उसके 5-7-8 सालों के बाद देश भर में जो संघर्ष चल रहा था, उन लोगों के साथ
हम लोग भी संघर्ष में जुड़े रहे और बहुत सारे कानून बने, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो वो उसका एक जरूरत होता है। अगर कानून ही न रहे तो आप बहुत आगे बढ़ करके बहुत दूर तक लोगों की केवल इमोशन के आधार पे कि इमोशन है उसके साथ टॉर्चर नहीं होना चाहिए या उसको भी हमारे जैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते थे बहुत लंबे समय तक। और ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर का स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ नहीं होता, लोग एक तरीके से नहीं सोचते और कहीं ना कहीं वो मुझसे ज्यादा फाइटर हैं, तो जब भी मेरे को कोई चैलेंज आता है मैं बात करती हूँ और वो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कहीं झुकना नहीं है, कहीं नहीं झुकना है, किसी के आगे नहीं झुकना है किसी बात को, गलत बात को लेकर के। तो वो स्ट्रेंथ बिल्कुल है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी आइडियोलॉजिकल चीजें रहे लेकिन आपके सराउंडिंग एरिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं अगर होता है तो आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। और इस जगह पे अगर फैमिली की बात हमने करी तो फिर मैं बेटे के लिए भी कहना चाहूंगी और अपने एक्टिविस्टों के लिए भी कि बेटे ने कभी काम के लिए नहीं रोका, बचपन से अभी तक, अभी वो 23 साल का हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि कभी उसने काम के लिए रोका नहीं, वो इस काम में आना नहीं चाहता, अलग तरीके के काम में या अपना अलग लाइफ देख रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कभी भी छोटेपन से, हमें बचपन से 18 दिन का जब था तभी उसको छोड़ के बाहर जाना पड़ा, लेकिन कभी भी उसने कोई कंप्लेन नहीं की और काम को हमेशा समझता था। कई बारी फाइनेंशियल क्राइसिस जब होती है तो मेरी उससे बात होती रहती है, तो मैं बोलती हूँ कि देखो हमको कुछ सरकारी जॉब करना चाहिए था तो अच्छा पैसा होता हम लोगों के पास और हम लोगों को ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और हम तुम्हारी बहुत सारी जरूरतों को बहुत इजीली पूरा करते। और देखो मेरी फला फला फ्रेंड है, मैं सबके नाम गिनाती हूँ कि वो फ्रेंड है, वो सब सरकारी जॉब में है, कितना अच्छा है, उनको सोचना नहीं पड़ता होगा अपने खर्चों और जरूरतों के लिए। तो बोलता है कि इतना इज्जत, इतना प्यार, इतना रिकॉग्निशन तो उनके पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। तो मेरे को संतोष होता है कि चलो ये चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहा है। और जो हमारी टीम है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग जुड़े, बहुत सारे लोग शुरू में इस तरीके के थे जो उसी भावना से हमारे साथ नहीं जुड़े, पर उसमें से भी कुछ लोग हैं जो अभी तक जुड़े हैं, स्पेशली जो हम लोगों के कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर हैं वो लोगों का हमेशा सपोर्ट मिलता रहा। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति रही लेकिन कभी भी उन लोगों ने हमें काम करने से और कोई भी चैलेंज लेने से रोका नहीं कि अभी ये लिमिट है, इसके आगे नहीं, ये धमकी मिल रही है तो अभी आप अपना सेफ्टी देखो, मत करो, ऐसा कभी नहीं। सबका एक ही विचार था कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए जिनको आप काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है, उसके लिए जो चैलेंजेस आते हैं वो आएंगे, उनको डील करना है। तो वो एक चीज थी। और जो हमारी टीम अभी के समय में हम लोग जो पीछे 10-15 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं वो सब बहुत पावरफुल लोग और बहुत इमोशन और कंपेशन के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत सारे जो उनकी जरूरतों को हम लोग कई बारी पूरा नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर भी इतना कंपेशन है कि जो डायरेक्ट फर्स्ट जो अभी डीलिंग है कम्युनिटी के साथ उनकी है। किसी समय में हमारी होती थी लेकिन अभी फर्स्ट डीलिंग उनकी है। तो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ये जब सब तरह का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल आप अच्छा काम कर पाएंगे। मेरा एक्चुअली अगला क्वेश्चन वही था मैम कि आपके घर पे आपका जो बेटा है या आपके हस्बैंड, कैसे आप मैनेज कर पाते हो? घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और बाहर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पहले ही उसका आंसर दे दिया कि कैसे आपके बेटे आपके सपोर्ट सिस्टम है, कैसे आपको इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, आपको, आपके काम को। तो वो डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है कि आपके बेटे आपके काम को इतनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके आपको बढ़ावा दे रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा, बहुत सारे विमेन को हमारे देश में ऐसा मौका नहीं मिलता है। वो पेरेंट्स को इतनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। लाइफ पार्टनर चाहे अंडरस्टैंड करें या ना करें, बच्चे अंडरस्टैंड करना वो एक अलग बात है। जो कि आपको मिला है वो डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है, मैं कहूँगी। मैम, अभी जब हम आपके सोशल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इतने सारे रेप केसेस आ रहे हैं हमारे देश में, इतने सारे बच्चों के, महिलाओं के। इन सबको किस तरह से आप क्या कहेंगे कि कैसे ये रोक पाएं, क्या करें कि ये रेप केसेस कम हो जाएं, या क्या करना चाहिए एक्चुअली? क्योंकि जो भी पावर में हो, जैसा भी हो, ये तो चल रहा है। पावर में जो है नहीं है उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है देश में। तो इन सब के बारे में आपका क्या विचार है? लड़कियों को जो एजुकेशन और एम्पावर करने की बात है वो शुरू से होती आ रही है और मुझे लगता है कि वो जरूरी है। अभी जहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, कई बारी जब हम लोग जिनके साथ काम कर रहे हैं, निर्भया तो अपने आप में कहीं कम नहीं थी किसी तरीके से, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ और उसने फाइट किया होगा, पर उसके साथ भी ऐसा हुआ। पर हम लोग जो जहाँ इंटीरियर में देख रहे हैं वहां अभी भी लड़कियों की एजुकेशन और जो मेंटल एम्पावरमेंट होती है। एम्पावर करने का मतलब ये नहीं कि हमने सिलाई कढ़ाई सिखा दिया, हाई स्कूल इंटर 8th पढ़ ली, उसको पढ़ना लिखना एक बेसिक आ गया, वो कुछ पेपर सामने आता है वो पढ़ लेती है, इतना काफी है। नहीं, एक मेंटल एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं कि वो जरूरी है। अगर हम वो माहौल उसको बेटी को नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह की जब भी चैलेंज आएगी, क्योंकि ये नहीं हम कह सकते कि ये सब इनिशियल एज में ही आएगा, आपकी उम्र जब कम होगी, कम सीन होगी जब ही आएगा, क्योंकि आप 50 60 70 साल के होगे जब भी आपका रेप हो सकता है। तो वो एक मेंटल एम्पावरमेंट की जरूरत है। फिजिकल एम्पावरमेंट पे लोग बहुत अभी निर्भया के बाद बात करने लगे हैं और कराटे क्लास और तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन वो होनी चाहिए, हम उनको मना नहीं कर रहे हैं। पर जब तक मेंटल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक बात हमको बनती हुई दिखाई नहीं देती है। अभी मेरा कोई रेप करे, मैं अपने आप को फिजिकल शायद नहीं बचा पाऊं, पर मैं दिमाग से मजबूत हूं कि अगर करता है तो मैं फाइट करूंगी, और फिर भी वो मेरे शरीर पे काबू करता है तो मैं उसके बाद का देखूंगी। कानून मेरे साथ है, लोग मेरे साथ होंगे, और जो मेरे साथ नहीं होंगे वो दूरी रहे मेरे से, मैं लड़ूंगी उस बात के लिए। तो ये एम्पावरमेंट, मेंटल एम्पावरमेंट जरूरी है। अगर कई बारी लड़कियां, उनकी फैमिली जिनके साथ इंसिडेंट हो जा रहा है, वो यही सब सोच के लोग पीछे हो जा रहे हैं। और गवर्नमेंट जरूर, हमारी यूपी गवर्नमेंट इसके लिए अभी काफी प्रयास कर रही है कि लोगों को टोल फ्री नंबर और इस तरह की चीजें, लोगों मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, सब चीजें हो रही है। लेकिन अभी भी जो हमारा न्याय तक पहुंचाने वाला जो सिस्टम है, पुलिस, वो इस बात से, मेरे पास बहुत सारी स्टोरी रोज ही आती है कि वो पुलिस वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। तो जब तक वो न्यायालय में मिलेगा, लेकिन न्याय के रास्ते पे ले जाने के लिए अब एक पुलिस का सपोर्ट चाहिए होगा। और हम देख रहे हैं कि वहां पे लोगों को पीछे खींचा जा रहा है। अगर कहीं पे लड़की की माँ, ज्यादातर हमने देखा कि लड़की की माँ इसमें आगे होके बोलती है, पिता शर्म से बिल्कुल ऐसे लगेगा कि वो डूबी मरेगा। तो माँ को लगता है कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर वो बोलती है सब लोग उसको मिलके दबा रहे हैं, सब दबा रहे हैं, सोसाइटी दबा रहे हैं, चलेगा, लेकिन थाने में भी उसको मना किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक छेड़छाड़ का मामला था, वहां पे इसी तरीके की हुई चीजें कि उनको ये बोल देना कि कब मतलब केस क्यों लड़ोगे और कब तक लड़ोगे, तुम लड़ पाओगे। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि हम लोगों को एम्पावर तो कर देंगे, लोग कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम फिजिकल भी कर देंगे, हम मेंटल भी कर देंगे।
मेरे साथ कुछ होता है, हम जाते हैं सपोर्ट लेने, वहां पे अगर हमको रोका जाता है, हमको मिसगाइड किया जाता है, हमको वापस चुप रहने के लिए एक चुप्पी का माहौल बनाया जाता है, फिर हम क्या करेंगे? तो वो एक चैलेंजेस दिखाई दे रहा है। तब अगर जब तक हर स्टेक होल्डर महिला को, लड़की को सपोर्ट करने के लिए मन से तैयार नहीं होगा, सिस्टम नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, चलेगा, लेकिन हमारा मन उसके लिए, हमारा दिमाग उसके लिए तैयार होना चाहिए, तो चीजें निकल आएंगी अपने आप, कहीं ना कहीं से लोगों के सपोर्ट से चीजें निकल आएंगी। जब तक हर स्टेक होल्डर इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि ये गलत है, और अगर गलत किसी लड़की के साथ हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए, जब तक इस तरह की घटनाएं ज्यादा से ज्यादा नहीं होंगी। अभी करने वाला क्यों करता रहता है। निर्भया का आंदोलन केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में चला, लेकिन अभी भी घटनाएं हो रही हैं, रोज हो रही हैं। हाँ। इसलिए कि लोगों को ये लगता है कि हम कर सकते हैं। जहां लगता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो या रेप की घटना हो, एक पुरुष को ये लगता है कि मैं कर सकता हूं और इस मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये होगा कैसे? जब महिला को न्याय मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जब ही वो इसको, पुरुष को ये समझ में आएगा कि नहीं, कर नहीं सकते हो, अगर तुम करोगे तो इसके लिए दंड भी है, और सोसाइटी में लोग उस लड़की के सपोर्ट में खड़े होंगे। अभी लड़की के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, लड़के के सपोर्ट में खड़े होते हैं। लड़के का फ्यूचर सबको दिखाई देता है कि अरे वो जेल चला जाएगा, तमाम बुरी चीजें उसकी लाइफ में हो जाएगी, और लड़की चुपी रह जाए, हो गया क्या, कोई बात नहीं है, चुपी रह जाए, बर्दाश्त कर ले। तो ये जब तक ये विचार आता कहां से है? जब चुप्पी बनी रहती है। अगर न्याय मिलता है, लीगल इम्प्लीकेशन टाइम टू टाइम होते हैं, तो एक माहौल बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है सपोर्ट में, और तभी ये घटनाएं रुकेंगी, कम होंगी। मैम, मैं इतना ज्यादा एक्चुअली इंस्पायर हो गई हूँ आपके बातों से। सीरियसली मुझे एक्चुअली अपने आप के लिए इतना ज्यादा मैं इंस्पायर हो गई हूँ। मैं डेफिनेटली व्यूअर्स भी इंस्पायर होके होंगे, इसीलिए आपके लिए इतने सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, इतने सारे लाइक्स भी आ रहे हैं आज के शो के लिए। तो सब लोग इतने सारे इंस्पायर एक्चुअली हुए हैं आपके बातों से, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था मैम। सीरियसली मैं तो बस ऐसे ही सुनती जाऊं, आप बस बात करते जाओ कि ये एक्चुअली एक चेहरा है हमारे देश का जो कि कोई बात नहीं करना चाहता, पर आपने एक्चुअली वो आज आगे लाया है। इतने सारे महिला भी आ चुके हैं शो में, जो भी गेस्ट हैं बात कर चुके हैं, पर थोड़े क्या बोलते हैं, थोड़े सेक्टर्स या डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, पर आप ऐसे खुले विचार के हैं, सबके बारे में इतना ज्यादा आप बिंदास बोलते हो, उसके लिए एक्चुअली मैं दाद देती हूँ आपको। वेरी वेरी आई एक्चुअली वांट टू अप्रिशिएट यू सो मच कि आपने इतना ज्यादा पावरफुल एक्चुअली आप हो खुद ही, और आपने एक पावरफुल टीम भी बनाया हुआ है। And actually all thanks to your family also for supporting you and for making you for whatever you are today. I actually want to personally thank आपके husband Mr. Lenin और आपके बेटे, जो कि आपको इतना ज्यादा सपोर्ट करके आपको आप अभी बैठ के जो आप लाइव पे ये सब बोल पा रहे हो, वो उन्हीं की एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम है जो कि आप ये कर पा रहे हो। तो एक्चुअली आई शुड थैंक देम। वो बोलते हैं हमेशा एक महिला के सक्सेस या एक देयर इज अ वुमेन बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस। तो एक्चुअली आपके सक्सेस के बिहाइंड डेफिनेटली आपकी फैमिली है, वो एक्चुअली दिखता भी है। जो आप जितना भी आपने अभी बोला है उसमें सब में दिखता है कि आपकी फैमिली आपकी कितनी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम बनी हुई है। और आज के महिलाओं के लिए आपका क्या एडवाइस होगा मैम कि कैसे रहना चाहिए? वो भले सोशल एक्टिविस्ट ना हो या सोशल वर्क ना करती हो, फिर भी उनकी सेफ्टी, उनका
ये सोसाइटी में रहना एक्चुअली जरूरी है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस या क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज तो यही है कि जो हम पहले भी बार बार जोर दे रहे हैं कि अपने हमारी एजुकेशन जो भी हो, हम हाई स्कूल हो, इंटर हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, हमने ये देखा कि बहुत स्कूली पढ़ाई से, कॉलेज की पढ़ाई से ही हम सब कुछ समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के बारे में ज्यादा समझना और अपनी समझ को और ग्रो अप करने की बहुत जरूरत है। पुरुष को ये मौका मिलता है क्योंकि वो पुरुष पढ़ाई लिखाई के बाद या जब भी जॉब में भी रहता है तो वो लोगों के कांटेक्ट में रहता है, और लेडीज के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, जिसके उसी को वो अपनी दुनिया समझती है और उससे बाहर जाके और सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच समझ पाती। हालांकि मैं अपर मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास में ये देख रही हूँ कि वो लोग इसके बारे में सोच समझ रहे हैं, अगर मैं ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ तो। लेकिन अब उसके नीचे अगर जाती हूँ तो वहां पे वो चीज नहीं दिखाई देती, क्योंकि केवल अपनी फैमिली ही अपनी दुनिया दिखती है। तो मुझे ये लगता है कि महिलाओं को एक उसके बारे में, अपने परिवार से अलग भी अपने सोसाइटी के बारे में, क्योंकि रहना तो आपको सोसाइटी में है, और सोसाइटी में जो कुछ होगा उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में होगा ही होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इम्पैक्ट आना ही आना है। तो सोसाइटी कैसे जा रही है, क्या चल रहा है, उसके बारे में अपने आप को समझना होगा, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ अच्छी फिल्में हैं, मैं बड़े बजट की फिल्मों की बात नहीं करूंगी, पर कुछ अच्छी फिल्में हैं, कुछ ऐसे स्टार हैं जो अच्छी फिल्में देते हैं, जो हमको रीथिंक करने का अपॉर्चुनिटी देता है, अपने लाइफ को समझने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो हम बहुत इजीली, फिल्मों से का इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर, हमारी लाइफ पे बहुत इजी पड़ता है, इसलिए मैं फिल्मों की बात कर रही हूँ। और निश्चित रूप से जो पढ़ाई है, वो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, आप सोशल मीडिया में भी अगर हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे अच्छे आर्टिकल हैं, अच्छी चीजें हैं। हालांकि वो अच्छा बुरा आपको तय करना है, क्योंकि दोनों चीजें आती हैं। तो हमारी आज की सोसाइटी में क्या चीज हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या चीज है, उसको चूज करके उसके ऊपर पढ़ते रहना पड़ेगा। जो लिख सकती है वो लिखे भी, डिस्कशन करें अपने फैमिली के साथ, अपने बेटियों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें, क्योंकि वो दिमागी खुराक जरूरी है। जो दिमागी खुराक, क्योंकि आप सोचते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो एक तरीके का दिमाग का खाना है, वो भोजन है। तो वो भोजन जरूरी है, जो पुरुष को तो मिलता है लेकिन महिला को नहीं मिल पाता, तो वो जरूरी है। हमको लगता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हों, सब लोग जाके एक्टिविज्म न करें, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने अपने रिलेशन को तो देख पाएंगे कि वहां कहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस है, किस इस चैलेंज से कैसे निपटा जा सकता है, हम अपने आसपास के लोगों को ह्यूमन कैसे समझ सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेवियर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब सब लोग अपने अपने स्तर से कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो हमारा सोसाइटी धीरे धीरे बदलेगा, और एक ऐसी सोसाइटी, जब सब लोग ऐसे प्रैक्टिस में जाएंगे तो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, एक इक्वल सोसाइटी बनेगी। तो हमको लग रहा है कि यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये तो हम देखे हैं, और हम लोगों को सोशल मीडिया बहुत कुछ सिखाता भी है, बहुत सारी अच्छी छोटे छोटे जो ड्रामा हैं, बहुत सारे इस तरह की चीजें आती हैं, सीरियल्स, तो उसमें भी हमको चूज करना है कि ये जो हम देख रहे हैं, या जो स्टार पे, कलर्स पे हम ड्रामा देख रहे हैं, उसका मेरी लाइफ से क्या मतलब है। अभी सब सीरियल में हम देख रहे हैं भारी गहने, भारी कपड़े, सब ग्लोरियस चीजें, तो उस हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है, हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों को समझाती हूँ कि अगर कोई फिल्म बनेगा, ये कोई सीरियल बनाएगा, और उसको आपको दिखाना है, उसको कमाना है,
तो वो आपको वहां पे रियलिटी थोड़ी दिखाएगा, सब अच्छी अच्छी ग्लोरी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें दिखाएगा जब भी आप देखोगे। क्योंकि आप देखते क्यों हो? मनोरंजन के लिए। आपका मनोरंजन नहीं होगा और आपको रियलिटी जब दिखाई जाएगी तो आपका वहां पे मनोरंजन नहीं होगा, क्योंकि ग्लोरीनेस नहीं रहेगा। तो आप फिर वो आप देखोगे क्यों? और 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म में ऐसी चीज क्यों दिखाएगा? लोग जाएंगे नहीं देखने। तो आप, लेकिन अब मेरे ये कहने का मतलब है चूज हमको करना है। हमारे सामने बहुत सारी आइटम रहेंगे, खाना रहेगा, पर क्या खाना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, मेरे हेल्थ के लिए, तो मेरे दिमाग के हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, वो चूज हमको करना है। अपना समय फालतू चीजों में नहीं दे करके अपने, अगर फैमिली को हम केवल अपने बच्चों के बारे में सोचे कि अपने बच्चों को लेके हमको कहाँ जाना है, तो हमको, मेरे लिए वो जरूरी है, हम छोड़ दें बाकी चीजें। तो ये है बस। All right, you heard it, viewers. That's a very, very powerful and a very, very sensible message by Shruti Nagvanshi. I believe that this message actually we all can actually follow, be it men or women. Everybody can actually go ahead and follow this message. It is not just a message for a show or for a chit chat or a talk. This is life. What Miss Shruti has just told you is the actual real life, which if you follow, your life will be in a better place in the future for you and for your children. So that is what Miss Shruti is actually trying to emphasize. You don't have to be a social activist. You don't have to get into activism, but you can definitely take care of your surroundings, your neighbors, your family, your children, and that will actually do. And what you tell them, what what you take out of that life, what you don't take is up to you, but choose wisely is what Miss Shruti is actually trying to emphasize here. Choose wisely. आप अक्लमंदी से काम लें और जो भी आपको लाइफ में चूज करना है वो ऐसे चूज करें कि आपको जो सही है, आपके फैमिली के लिए जो सही है वो देख के चूज करें। बट डेफिनेटली मैम, मैं आपको एक्चुअली यहाँ पे एक अप्रिसिएशन देना चाहूंगी, जो कि आपने वो सीरियल्स का जो एग्जाम्पल लिया था वो बहुत 100% सही था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, जाके हमारे हिंदी सीरियल जहाँ के भारी भारी कपड़े, इतने सारे गहने, इतना मेकअप, ऐसे तो महिला होती नहीं है घर पे जनरली, बट देखने के लिए अच्छा लगता है तो वो लोग दिखाते हैं और हम देख भी लेते हैं, तो which is not true. That is not the true life. So what Miss Shruti is actually told right now is the real life. Thank you so much, ma'am. आपने इतना अच्छा मैसेज दिया हमारे ऑडियंसेस को। और मैम, बिफोर वी वाइंड अप, मुझे पूछना था, आप इतना सारा बिजी रहती हैं, इतना सा ज्यादा सोशल एक्टिविज्म का काम करती हैं, आज शायद आप घर पे हो इसीलिए मेरे लिए आप टाइम निकाल पाए। तो जब भी आप घर पे रहती हैं तो एक्टिविज्म के अलावा और क्या क्या आप करती हैं, लाइक इन योर फ्री टाइम? जो काम हो सकता है घर में, जो भी फैमिली एक घर में मतलब अगर कहें, हालांकि मेरे घर में एक महिला हैं जो हमको सपोर्ट करती हैं, और लेकिन कई बारी उनका सपोर्ट नहीं भी मिलता क्योंकि वो, उनकी एज ज्यादा हो गई है। तो लेकिन जो भी काम होता है वो काम करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपने हस्बैंड्स को काम की आदत नहीं डालते, अपने बेटों को काम की आदत नहीं डालते। अभी मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये एक कमी है, तो वो भी लोगों को आदत डालनी पड़ेगी काम शेयर करने का। पर जो भी काम है वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग जरा भी अपने आप को आलस रखेंगे तो हमारी लाइफ स्पॉइल होएगी और डिस्टर्ब होगी। तो वो एनर्जी लेके रखना पड़ता है, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपको वो सब चीजें करनी है, सब लाइफ को स्मूथ रखना है। तो खाना भी बनाना है, किचन भी साफ करना है, बाहर से चीजें भी लानी है। कभी लोगों का सपोर्ट मिल गया बहुत अच्छा, नहीं मिलता
करना है। और लॉकडाउन ने पीछे हम लोगों को एक 4-6 महीने में बहुत वापस सब सिखा दिया, तो अभी वापस अच्छा है सब। That's wonderful, मैम। थैंक यू सो मच कि आप आज हमारे शो में आए और इतना ज्यादा हम सबको आपने इंस्पायर किया हुआ है। आपको आइडिया भी नहीं है कि हम सब कितना ज्यादा इंस्पायर हुए हैं आपके स्पीच से, और इतने सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके स्पीच को सुन के। बहुत ज्यादा लोग इंस्पायर हुए हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज टाइम निकाल के हमारे शो में आके सारे महिलाओं और पुरुष को भी आपने एक्चुअली इंस्पायर किया, और आप कैसे जीवन जीना है उसका एक्चुअली आपने आज एक उदाहरण दिया है। थैंक यू सो मच मैम कि आप आए। इट्स एन ऑनर एंड इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां अपने आप को मैं शेयर कर पाई, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा दिन रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बात ज्यादा करती हूँ, ज्यादा बोलने की आदत है, और कई बार जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो लोग पहले ही बता देते हैं कि देखिए भाई 5 मिनट का समय है, कभी पर्ची भी पहुंच जाती है। मेरे को लगता है मैं कितना समझा दूं लोगों को। तो ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो सॉरी, मेरे लिए भी बहुत नहीं अच्छा मैम, एक्चुअली मैं इसीलिए हर एक क्वेश्चन में आपको एक्चुअली मैं बोल रही थी कि इतना अच्छा आपने आपने सारा कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बात किया। ऐसा नहीं कि आपने बस बात करने के लिए कोई भी कर दिया, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट आ गया और बस ऐसे ही 4 बात अच्छे बोल दिए। ऐसा नहीं है, आपने आपके सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, जो कि टाइम निकलने का पता ही नहीं चला। हमने एक्चुअली 1 आवर शो किया है अभी, तो ये टाइम निकलने का भी पता नहीं चला, और भी बहुत ज्यादा बात करने की एक्चुअली आपसे इच्छा हो रही है। अगले बार हम जरूर फिर से मिलके एक नया शो करेंगे फिर से। एक्चुअली आप दोनों को हम बुलाएंगे, आपको और आपके लेनिन सर को भी हम बुलाएंगे, दोनों को साथ में रख के हम शो करेंगे नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच मैम कि आप आए आज शो पे। And thank you viewers for giving us so much. Thank you ma'am. And thank you viewers for giving us a lot of love and support for today's show. And this show will be streaming in the YouTube channel of Ink That Matters. और जो भी अभी इस लाइव को मिस किया है, आप हमारे Ink That Matters के YouTube चैनल पे जाके भी मिस श्रुति नागवंशी का ये एपिसोड देख सकते हैं। वहां पे हम स्ट्रीम करेंगे अभी थोड़ी देर में, और जिसने भी मिस किया है वहां पे आप जरूर जाके देख सकते हैं। और इनके बारे में हम एक आर्टिकल भी लिखेंगे डेफिनेटली हमारे वेबसाइट पे, आप डेफिनेटली वो भी जाके पढ़ सकते हैं। जिनको पढ़ना पसंद है वो डेफिनेटली जाके हमारे वेबसाइट से मिस श्रुति का आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और जिन्हें देखना और सुनना पसंद है वो जाके हमारे YouTube चैनल पे ये एपिसोड देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।